हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत डरावनी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है ब्लडी मैरी को बुलावा। नैना अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। दिखने में बहुत सुंदर, उसका चेहरा गोल था, बाल घुंघराले और उसका कद छोटा था। नैना को भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ना और उनके बारे में जानना, पता लगाना बहुत अच्छा लगता था। नैना को इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन रात को नैना अपने बिस्तर पर लेटकर मोबाइल पे भूतों के बारे में पता लगा रही थी। उसे एक नई भूत की कहानी के बारे में पता चला। उसे ब्लडी मैरी के बारे में पता चला। नेट में ब्लडी मैरी के बारे में लिखा था कि उसका नाम 3 बार आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर जो भी व्यक्ति लेता है तो वो सामने आ जाती है। नैना को ये बहुत ही मज़ेदार लगा, इसलिए उसने भी ये करने का सोचा और अपने बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। फिर वो सोचने लगी कि अगर वो अपने बेडरूम वाले आईने में ये काम करेगी तो उसकी माँ उसे बहुत गालियाँ देगी और छोटा भाई भी डर जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को भूत प्रेतों पर बहुत यकीन था। नैना का भाई निखिल, वो भी नैना के ही साथ उसके बिस्तर पे सोया करता था। नैना कुछ मोमबत्तियाँ वॉशरूम में लेकर गई और मोमबत्तियों को जलाकर बत्ती बंद कर दी और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मोमबत्ती को आईने के सामने रखकर वो ब्लडी मैरी का नाम एक बार लेती है, फिर चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि दोबारा बोलूं या नहीं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद दोबारा नाम लेती है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर वो तीसरी बार भी नाम ले लेती है और अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है, ये सोचकर कि ब्लडी मैरी आ जाएगी तो। लेकिन कुछ भी नहीं होता। नैना मुस्कुराने लगती है। तभी उसे बेडरूम से धड़ाम की आवाज़ आती है। नैना अचानक से डर जाती है और दौड़कर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके भाई के हाथ से लगकर पानी का खाली जग नीचे गिरा हुआ है और उसका भाई नींद में है। नैना अपना बायां हाथ अपने सीने पे रखती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पे आके सो जाती है। दूसरे दिन सुबह नैना वॉशरूम जाती है और देखती है कि कुछ हुआ तो नहीं वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि सब कुछ ठीक है। मोमबत्तियाँ भी जल रही होती हैं। वो उन्हें बुझाकर वापस आ जाती है। निखिल स्कूल चला जाता है और नैना अपने कॉलेज चली जाती है और उसके पिता अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसकी माँ केवल अकेली ही घर पर रहती है। शाम को जब नैना कॉलेज से घर आती है तो उसके मन में ये डर होता है कि माँ घर पर अकेली होंगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सोच सोच के वो और डर जाती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है।
रात को भी सब लोग अच्छे से खा पीकर सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता किसी को भी। इस बात को 3 महीने बीत जाते हैं। नैना के माता पिता गांव जा रहे होते हैं क्योंकि नैना की दादी गुजर जाती है, तो इस वजह से नैना को भी उनके साथ जाना होता है। क्योंकि दोनों की छुट्टी हो चुकी थी कॉलेज और स्कूल की, लेकिन नैना के पिता को घर की चिंता हो रही थी कि घर पर कोई नहीं होगा तो कोई चोरी हो सकती है, कि तभी नैना की सहेली माया का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि उसका एक एग्ज़ाम उसी के शहर में होने वाला है और वो उस शहर में किसी को भी नहीं जानती सिवाय नैना के। नैना तुरंत उससे कहती है, तुम मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ, वैसे भी हम सब गांव जा रहे हैं, दादी नहीं रही इसलिए। और चाबी अपने पड़ोसी के यहाँ देकर वो लोग चले जाते हैं। दूसरे दिन माया पड़ोसी से चाबी लेकर नैना के घर आती है। माया गेस्ट रूम में रहने के लिए जाती है और अपना सामान रखने लगती है। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। माया चौंक कर पलटती है और जाकर रसोई घर में देखती है तो वहाँ बर्तन गिरा हुआ था और रसोई की खिड़की खुली हुई है। तो वो सोचती है कि शायद हवा से गिरी होगी और जाकर खिड़की बंद कर देती है। माया रात को खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है तो वो सोने चली जाती है। जब वो बेड पर लेटती है तो उसे नैना के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कमरे में कोई ज़ोर ज़ोर से चल रहा हो। माया अचानक से आंखें खोलती है और सुनने की कोशिश करने लगती है। फिर से आवाज़ आती है चलने की। माया उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पे पसीना और घबराहट होती है। वो धीरे से बेड से उतरकर अपने दरवाजे तक जाती है और दोनों हथेलियों को दरवाजे पे रखकर कान लगाकर सुनती है। तभी उसे उसके दरवाजे के ठीक पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे माया के कान के पास कोई सांस ले रहा हो। माया अचानक से पीछे हट जाती है और अपने कदम धीरे धीरे से पीछे ले लेती है। कुछ पल ठहरने के बाद वो फिर से कान लगाकर सुनने लगती है, लेकिन इस बार उसे कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो दरवाजे के हैंडल पर धीरे से अपना दायां हाथ लगाकर खोलती है। माया दरवाजे को थोड़े से ही खोलकर अंदर से ही झांकने लगती है। उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता, तो वो कांपते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है और नैना के कमरे के दरवाजे तक जाती है। लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाए, इसलिए वो वहीं से लौटकर वापस आती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह उठकर हर कमरे में जाकर पूरे घर की तलाशी लेती है और देखती है कि घर पर कोई आया तो नहीं था, कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। फिर वो नैना के कमरे में भी जाकर देखती है, सब कुछ ठीक रहता है। घर पर माया के अलावा कोई भी नहीं होता है और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रहती हैं। माया तैयार होकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसे लगता है जैसे रसोई के दरवाजे पर कोई खड़े होकर उसे ही देख रहा हो। माया तुरंत पलटकर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। माया नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई करते करते वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो सीधे शाम के 4 बजे उठती है और उठकर किचन में जाती है कुछ खाने के लिए। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। माया बार बार पलट पलट कर देखते रहती है, कोई पीछे तो खड़ा नहीं है,
लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। खाना खाकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। देखते देखते रात हो जाती है और माया किचन में जाकर खाना बना रही होती है। तभी उसे नैना के कमरे से फिर से चलने की आवाज़ें आने लगती है। माया चाकू उठाकर धीरे धीरे से नैना के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। माया वापस किचन में आ जाती है। खाना खाकर माया अपने कमरे में जाती है और सीधे सो जाती है, लेकिन फिर उसे नैना के कमरे से तोड़ फोड़ करने की आवाज़ें आने लगती हैं। माया फिर से नैना के कमरे तक जाती है और अंदर घुसकर वो देखती है कि सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। वो घबरा जाती है कि कमरे में कौन आया है और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। माया वॉशरूम में जाकर देखती है तो कहीं भी पानी नहीं गिर रहा होता है। वो सोचने लगती है, जब कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा तो यह आवाज़ कहाँ से आई, कि तभी उसका ध्यान आईने पे जाता है। आईना धुंधला रहता है। माया अपने हाथ से उसे साफ करती है तो उसे ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिखा हुआ दिखाई देता है। माया हल्की ऊंची आवाज़ में उसका नाम 3 बार पढ़ लेती है, फिर पलटकर जाने लगती है। तभी आईने पर बहुत ही डरावनी सी आकृति बनती है, पर माया नहीं देखती और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब सुबह माया उठती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है और दरवाजे खिड़कियाँ सभी बंद रहती हैं। माया डर जाती है और पूरे घर में देखने लगती है कि कौन है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता है। माया घबरा जाती है और सारे सामान को सही तरीके से वापस रखने लगती है। पूरा दिन उसका काम में ही चला जाता है। शाम को वो खाना पका रही होती है तो उसे लगता है जैसे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। वो तुरंत मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। फिर खाना खाकर वो सीधे अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके अपने बेड पर सो जाती है। जब माया सीधे होकर सोए रहती है और नींद में उसके गालों पर हल्की सी गुदगुदी होने लगती है। माया आंखें बंद करके ही गाल खुजलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसके गालों पे गुदगुदी होती है, तो फिर वो आंखें खोलती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी छत के ऊपर एक बहुत ही डरावनी सी लड़की का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, जैसे मांस गली हुई हो, आंखें निकली हुई हो, पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। पूरे लंबे बाल जो माया के गालों को छू रहे थे, ठीक माया के ऊपर ही उसे देख रही थी। माया चिल्लाते हुए उठकर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो घबराहट में गिर जाती है और वो डरावनी सी लड़की भी नीचे उतर आती है और रेंगते हुए माया की तरफ बढ़ने लगती है। माया डरकर तेज़ी से उठकर भागने लगती है और बाहर का दरवाज़ा खोलकर दौड़ती है, लेकिन वापस अपने कमरे में ही पहुंच जाती है। माया फिर से कमरे के बाहर निकलकर दौड़ती है और फिर से अपने कमरे में ही आ जाती है। बार बार वो अपने कमरे तक ही आ जा रही थी। माया बहुत डर जाती है कि वो उस घर से निकल क्यों नहीं पा रही। माया निकलने के लिए इधर से उधर दौड़ती है और नैना के कमरे के दरवाजे जैसे ही खुलती है तो वो डरावनी शक्ल वाली औरत ठीक उसके सामने होती है। माया ज़ोर से चिल्लाकर भागने लगती है, लेकिन इस बार वो डरावनी सी औरत उसे पकड़ लेती है
और ज़ोर से उठाकर छत की ओर फेंक देती है। सुबह जब नैना और उसके परिवार आते हैं तो दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन माया दरवाज़ा नहीं खोलती। नैना माया को ज़ोर से आवाज़ लगाती है, लेकिन माया फिर भी नहीं आती। नैना की माँ घर की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलती है और सभी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है और माया नैना के कमरे में नीचे मुंह छुपाए हुए बैठी है, उसके पूरे बाल बिखरे हुए। नैना माया के कंधे पर हाथ रखकर उसे आवाज़ लगाती है। माया अचानक से पलटती है और गुर्राते हुए कहती है, चली जाओ वरना यहाँ से तुम्हें भी मार डालूंगी। नैना डर जाती है और अपने पापा को आवाज़ लगाने लगती है। उसके पापा आते हैं तो देखते हैं माया की हालत बहुत बिगड़ी हुई है और वो हिलते हुए गुर्राती रहती है। नैना से पुकारने लगती है तो माया फिर से उससे कहती है, चली जाओ यहाँ से वरना तुम्हें मार डालूंगी। नैना की माँ नैना को और उसके पिता को उस कमरे से बाहर ले आती है और किसी भूत प्रेत के जानने वाले को बुलाने को कहती है। नैना के पिता मना करते हैं और कहते हैं, ये भूतों का काम नहीं है, माया बीमार है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन नैना की माँ नहीं सुनती और एक भूतों के जानकार को बुलाती है। वो बाबा आकर माया के कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। नैना और नैना की माँ उस बाबा से पूछने लगती हैं कि माया को क्या हुआ है। तब बाबा बताते हैं कि माया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है और ये आत्मा अपने आप नहीं आई है बल्कि इसे बुलाया गया है। नैना की माँ बाबा से पूछती है, इसे किसने बुलाया है? क्या माया ने खुद ही बुलाया है? बाबा कहते हैं, इसे माया ने नहीं बल्कि किसी और ने बुलाया है। तभी नैना कहती है, ये मेरी गलती है, मैंने इंटरनेट में देखकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया था, लेकिन उस वक्त वो नहीं आती थी। नैना की माँ नैना को बहुत गालियाँ देने लगती है और कहती है, जिस बात पर यकीन ना हो उसे क्यों छेड़ना? तुम्हारे ऐसा करने से किसी की जान पर बनाई है। नैना माफ़ी मांगती है और बाबा से पूछती है कि इसे वापस कैसे भगाया जाए। बाबा कहते हैं, आत्माओं को बुलाया तो जा सकता है, पर जाते वो अपनी ही मर्जी से हैं, उन्हें कोई भगा नहीं सकता। अब कोई और इसे बुलाएगा तब जाकर ये उसके पास जाएगी तो ही माया बच सकती है, पर इससे पहले उसके बारे में पता करना होगा कि ये मरी कैसे। नैना इंटरनेट से पता करती है कि उसके साथ क्या हुआ था। नैना को पता चलता है कि ब्लडी मैरी का सपना था कि वो शादी करके अपना घर बसाए, लेकिन उसकी माँ उसे खोने के डर से उसकी शादी नहीं होने देती और उसे कमरे में बंद करके रखती थी। वो दिन रात आईने को देखती रहती थी और एक दिन पागल हो गई तो उसे पागल खाने में डाल दिया गया, जो कि वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही बुरे थे। वो ब्लडी मैरी के साथ बहुत से परीक्षण करने लगते थे और उसे बहुत तरह से पीड़ा देते थे। वो दिन रात रोती बिलखती और दर्द से चीखती रहती थी। एक रात एक डॉक्टर उसके पास आकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। ब्लडी मैरी अपने आप को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे देती है। उस दिन से वो भटक रही है अपने सपने को पूरा करने के लिए। नैना की आंखें भर जाती हैं ब्लडी मैरी के बारे में ये सब सुनकर पढ़कर। एक कमरे में जाकर वो खुद को बंद कर लेती है। उसकी माँ और उसके पापा बहुत आवाज़ें लगाते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और एक खत में ये लिख देती है कि माया की जान बचाने के लिए मुझे उस आत्मा को अपने अंदर बुलाना होगा और मैं
उसे अपने अंदर बुला रही हूँ। मैं आप लोगों के सपने को तोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना माँ पापा। नैना आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेती है और वो नैना के अंदर आ जाती है। और जिस तरह उस पागल खाने में उसे तकलीफ़ दी गई थी, उसी तरह वो नैना को भी तकलीफ़ देती है और कांच के टुकड़े से नैना अपने आप को मार लेती है। नैना वहीं मर जाती है और माया बच जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान का रहस्य। मनोहर नगर के कब्रिस्तान से कुछ दिनों से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ के निवासी ये सुनकर काफ़ी डरे हुए से रहने लगे थे। कब्रिस्तान के उस रास्ते से लोग गुजरने से भी डरने लगे थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने ये तरीका निकाला कि जंगल की तरफ से रास्ता बनाया जाए और कब्रिस्तान वाले रास्ते को बंद कर दिया जाए। सभी निवासियों ने सहमति जताई और जंगल की कटाई शुरू कर दी गई। जंगल से होते हुए रास्ता बनाया गया। जब रास्ता बन गया तो कब्रिस्तान वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। 1 महीना बीत गया। अब जंगल वाले रास्ते से ही आने जाने लगे थे लोग और कब्रिस्तान वाला रास्ता पूरी तरह से वीरान हो गया था। कब्रिस्तान वाले रास्ते से कोई पशु पक्षी भी नहीं गुजरता था। 1 महीने शांति से गुजरने के बाद एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। जंगल के किनारे बहुत ऊंचे पहाड़ थे जो बारिश के कारण भूस्खलन हुए और जंगल वाले रास्तों पर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े आ गिरे और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जब बारिश शांत हुई तो लोग अपने अपने काम पे जाने के लिए निकले तो देखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से सभी लोग वापस आ गए और एक जगह पर बातें करने लगे कि अब क्या किया जाए। सबने कहा चट्टानों को हटाकर रास्ता साफ करने में बहुत दिन लग जाएंगे। तब तक घर पर खाली तो नहीं बैठ सकते हैं और बच्चों को स्कूल भी तो भेजना है, कॉलेज भेजना है, इसीलिए कोई रास्ता निकालना होगा। सबके बहुत विचार करने के बाद ये लोग ये फैसला करते हैं कि जब तक जंगल का रास्ता साफ ना हो जाए तब तक सब लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही जाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जाएगा। 4 से 5 लोग करके उस रास्ते से साथ में जाएंगे और स्कूल जाने के लिए भी बच्चों के साथ कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा। सभी लोग मान जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कहा गया था। काम पर जाने वाले लोग इकट्ठा होकर जाते थे और स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ उनके माता पिता साथ में होते थे। जब लोग वहाँ से गुज़र रहे होते थे तो फिर से कब्रिस्तान से वो आवाज़ें आने लगती। आवाज़ें ऐसी आती जैसे कोई कब्र के अंदर दर्द में कराह रहा हो, तड़प रहा हो। बहुत ज़ोरों की चीख आती, ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आती। आवाज़ किसी एक की नहीं आती, कभी आवाज़ किसी लड़की की आती जैसे वो तड़प कर चीख रही हो, उसे कोई दर्द हो। जैसे तो कभी किसी आदमी की बहुत ही भारी आवाज़ में चिल्लाता हुआ सा सुनाई पड़ता। लोग डर कर वहाँ से भाग जाते। कुछ दिनों में अमन दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके अपने घर आता है। अमन के घर आने के 2 दिन बाद उसकी दादी गुजर जाती है। रिश्तेदार, पड़ोसी और बाकी लोग भी आते हैं दादी को दफनाने के लिए ले जाने के लिए। उनकी दादी को दफनाने के लिए लोग उन्हें कब्रिस्तान ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अमन कहता है, कब्रिस्तान तो बाईं तरफ है, आप लोग दाईं तरफ क्यों जा रहे हो? तो किसी ने कहा, ये शहर से बाहर जाने का रास्ता है। अमन को
सब लोग समझाते हुए कहते हैं, जो कुछ भी हो कब्रिस्तान में हो रहा है। अमन कहने लगता है, जब शहर में ही कब्रिस्तान है तो फिर शहर के बाहर क्यों जाए, वो भी एक आवाज़ की वजह से। और इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है। मैं शहर के बाहर दादी को नहीं दफनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को आना है तो आए या मत आए, दादी इसी कब्रिस्तान में जाएगी। अमन को अमन के पिता और रिश्तेदार, वहाँ के सभी लोग समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। हार कर अमन के पिता सब लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, इतनी तेज़ बारिश में शहर के बाहर कहाँ जाएंगे। और जब सब लोग साथ में हैं तो किसी को क्या होगा। सभी लोग मान जाते हैं और ये सोचते हैं कि सही बात है, जब सब साथ में हैं तो किसी को क्या हो सकता है। सभी लोग कब्रिस्तान जाने लगते हैं और कब्रिस्तान जाकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। अब सब लोग बेफिक्र हो जाते हैं। अमन की दादी को दफनाने के लिए खुदाई करने लगते हैं और खुदाई करते करते बगल वाले कब्र तक एक कब्र खुद जाती है। किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। सभी लोग अमन की दादी को दफना कर अपने अपने घर चले जाते हैं। आधी रात का समय हो रहा होता है। तभी कब्रिस्तान का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। आधी रात को काशी के घर पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। काशी का बेटा दरवाज़ा खोलता है, ये कहते हुए कि इतनी रात को कौन आ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं रहता। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और सभी अपने अपने कमरे में सोने लगते हैं। तभी फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। काशी को लगता है कोई शरारत कर रहा है, इसलिए वो बाहर निकलता है, पर बाहर कोई नहीं होता। काशी कहता है, होगा कोई, दरवाज़ा मत खोलना, चलो अपने कमरे में सोते हैं। तभी दरवाजे को कोई बहुत ज़ोरों से पीटने की आवाज़ आती है। पूरा दरवाज़ा ही लगभग टूटने ही वाला होता है। काशी की पत्नी डर से अफनाते हुए ये पूछती है कि कौन है बाहर। थोड़ी देर शांत होने के बाद अचानक से एक औरत और एक आदमी की आवाज़ में ये कहता है, दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। तीनों बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सुबह होती है। सभी लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। शाम को जब लोग अपने अपने घरों पे आते हैं तो अमन के पिता को ये आदत होती है कि खाना खाने के बाद में वो टहलने के लिए काशी के घर की तरफ जाते थे। रोज़ की तरह अमन के पिता काशी को आवाज़ लगाते हैं। उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। अमन के पिता को लगता है कि आज सब सो गए हैं शायद, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कुछ बच्चे शाम को बाहर खेल रहे होते हैं तो एक व्यक्ति आता है और कहता है, तुम सबको आज ट्यूशन पर नहीं जाना क्या, जो अभी तक खेल रहे हो। बच्चे कहते हैं, मास्टर साहब तो घर पर है ही नहीं, उनके घर पर कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है। ये सुनकर वो व्यक्ति कुछ बच्चों के पिताओं को यह बात बताता है कि मास्टर और उनका पूरा परिवार कोई घर पे नहीं है। सब लोग मास्टर को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरह अब बहुत से लोग अपने अपने घरों से गायब होने लगे थे, वो भी पूरे परिवार समेत। किसी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अब सब लोग डर गए थे और सचेत होने लगे। कोई भी आता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। शाम के बाद हर कोई अपने घर पर छिप जाता है और दरवाजे की खिड़की और दरवाज़ा सब बंद कर लेते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं इसी तरह से छुप छुप कर रहते हुए।
सब लोग इस चीज़ से बहुत परेशान और डरे हुए थे। सबको इसी बात का डर था कि पता नहीं उनका नंबर कब आ जाए। सब लोगों ने फैसला किया कि इस बात का पता लगाया जाए कि इस गांव में हो क्या रहा है, लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अब कब्रिस्तान से आवाज़ें भी आनी बंद हो गई थी। इसलिए अमन इस बात का पता लगाने के लिए दिन को कब्रिस्तान जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी दादी के कब्र के ठीक सामने वाली कब्र पूरी तरह से खुदी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति उससे बाहर निकला हो और पूरे गीली मिट्टी से निशान बने हुए थे कब्रिस्तान के बाहर जाने वाले रास्ते तक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति उस कब्र से सरकते हुए बाहर निकला हो। पाँव के नहीं, पूरे शरीर के निशान थे ज़मीन पर। कब्रिस्तान के दरवाजे पर भी मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई मिट्टी वाले हाथों से उस दरवाजे को पकड़कर खोला हो। अमन समझ जाता है कि जो भी आवाज़ें आ रही थी वो इसी कब्र से आ रही थी और वो कोई भी है जो वो बाहर निकल चुका है और इससे सभी लोगों को खतरा है। अमन अब सबसे पूछता है कि दादी वाले कब्र के सामने वाली जो कब्र थी वो किसकी थी और कब बनाई गई थी। लोग उस लड़की का नाम बताते हैं कि वो कौन थी और कब दफनाई गई थी। उस लड़की का नाम सुनैना था। अमन सुनैना के घर का पता पूछता है और वहाँ रहने वाले अमन को उस लड़की का पता बताते हैं। अमन उस लड़की के घर जाता है और सुनैना के बारे में पूछने लगता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। सुनैना के पिता कहते हैं, नाम मत लो उस लड़की का, उस कलंकिनी का। उस जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि हम दोनों बे औलाद ही रहते। मन के मन में और जिज्ञासा जाग उठी तो अमन ने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसके पिता बताते हैं, सुनैना दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दबा हुआ सा रंग था और उसकी लंबाई भी बहुत कम थी। आवाज़ बिल्कुल मर्दों जैसी थी, इसलिए उसे कोई भी दोस्त नहीं बनाता था। लेकिन एक दिन हमारे गांव में एक नया परिवार आया जिसका स्वभाव बहुत ही कोमल हृदय वाला था। परिवार में सिर्फ 4 लोग ही थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। हमारे ही पड़ोसी थे वो। हमारा और उनका आना जाना होने लगा एक दूसरे के घर। उनकी बेटी हिना बहुत ही अच्छी थी। उसने सुनैना को अपनी सहेली बना लिया था। हिना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लंबे बाल थे और उसकी आवाज़ गुड़ की तरह मीठी थी। देखते देखते हिना की बहुत सी सहेलियां बन गई थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो किसी को भी आसानी से अपना दोस्त बना लेती थी। इस बात से सुनैना को अब हिना से जलन होने लगी थी और वो इस जलन में कितनी आगे बढ़ चुकी थी। सुनैना हमेशा से हिना की जगह लेना चाहती थी और वो हिना बनना चाहती थी। जिस कॉलेज में सुनैना और हिना पढ़ते थे वहाँ एक लड़के ने भी एडमिशन लिया था। वो लड़का बहुत खूबसूरत था। सुनैना उसे देखते ही पसंद करने लगी थी, लेकिन वो लड़का हिना को चाहने लगा। हिना उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उस लड़के ने सुनैना से दोस्ती की, सिर्फ हिना के सामने रहने और उसके करीब आने के लिए। उसके बारे में जानने के लिए ये बात सुनैना को पता नहीं थी। जब वो लड़का संदीप हिना के सामने रहने लगा तो हिना भी उस लड़के से दोस्ती करने लगी। अब संदीप सुनैना से बात करना कम करके हिना से ज़्यादा बातें करने लगा था। सुनैना को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि अगर हिना नहीं होगी तो संदीप सिर्फ उससे ही बात करेगा। इसलिए एक दिन सुनैना ने हिना को अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले गई और हिना के चेहरे को पत्थर से मार मार कर बिगाड़ दिया।
उसका मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने उसके बालों को जला दिया। सुनैना को हिना की खूबसूरती से इतनी जलन थी कि उसके पूरे शरीर को तेजाब से जला दिया। सुनैना ने हिना को तड़पा तड़पा कर मार दिया। अभी 1 महीने पहले ही उसकी मौत पूरे शरीर पर घाव होने की वजह से हो गई, अमन ने कहा। और तभी से कब्रिस्तान से वो आवाज़ें आने लगी। अमन ने जो देखा था वो सारी बात बताई। सुनैना की माँ ने कहा वो लौट आई है। अमन घबरा गया, फिर वहाँ से चला जाता है और वापस आकर गांव के लोगों को इकट्ठा करके पूरी बात बताता है। सब मिलकर एक बाबा को बुलाते हैं जो भूतों को भगाते हैं। बाबा कब्रिस्तान जाकर देखते हैं और कहते हैं वो लड़की पिशाचनी बन चुकी है, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से मरी है ना ही पूरी तरह से जिंदा है। उसे सिर्फ खून चाहिए। और जितने भी लोग अपने अपने घरों से गायब हुए हैं वो सब लोग इसी कब्र में दफन हो चुके हैं। उन्हें कब्र के अंदर सज़ा मिल रही है, इसलिए वो चिल्ला रही थी। जब उसके पूरे शरीर को कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे तो उसे आज़ादी चाहिए थी उस कब्र से। शायद किसी ने उसकी कब्र गलती से खोद दी, इसलिए उसे रास्ता मिल गया वहाँ से निकलने का। अमन कहता है मेरी दादी को दफनाने के लिए जब कब्र खुदाई हो रही थी तो बगल वाली कब्र भी थोड़ी सी खुद गई थी। बाबा कहते हैं ये थोड़ी सी गलती ही तुम सबके लिए काल बन गई है। अब सब लोग बाबा से पूछते हैं कि क्या किया जाए, कैसे उसे ख़त्म किया जाए। बाबा कहते हैं उस पिशाचिनी को सिर्फ खून चाहिए। अगर उसे खून ना मिले तो उसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत कमज़ोर होती है। बाबा हर किसी के घर के चौखटों में एक अभिमंत्रित गोल घेरा बना देते हैं कि जब वो पिशाचिनी आए तो उसमें फंस जाए। रात होती है। अमन के घर पर दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। अमन समझ जाता है कि कौन है। वो दरवाज़ा नहीं खोलता, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। थोड़ी देर अमन इंतज़ार करता है पर आवाज़ नहीं आती, तो अमन एक छोटे से छेद से बाहर की ओर देखने लगता है। अचानक सफ़ेद आंखें उसके सामने दिखाई दे रही होती हैं। वो भी मुस्कुराकर, और दरवाज़ा टूट जाता है। एक ज़ोर के धक्के से अमन नीचे गिर जाता है। वो पिशाचिनी डोलती हुई अमन के तरफ बढ़ने लगती है। अमन के पिता सामने आ जाते हैं और लकड़ी से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिशाचिनी अमर के पिता को उठाकर दीवार पर फेंक देती है और उनकी मौत वहीं हो जाती है। अब पिशाचिनी अमन के एक पैर को पकड़कर घसीटते हुए कब्रिस्तान ले जा रही होती है। अमन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है। हाथ से पकड़ लेता है एक पेड़ को, फिर भी वो उसे घसीटते हुए कब्र के अंदर ले जाने लगती है। बाबा और कुछ लोग अमन को बचा लेते हैं इससे पहले कि वो पूरी तरह अमन को कब्र के अंदर ले जाती। बाबा सुनैना के ऊपर कुछ फेंक देते हैं जिससे वो जलने लगती है और वहीं गिर जाती है। सुनैना के सिर के बाल एड़ियों तक थे, ओठों पर कीड़े रेंग रहे थे और चेहरे को कीड़े खा गए थे। पूरे शरीर पर घाव हो गए थे जिनसे मवाद निकल रहे थे। हाथ पैर के नाखून काले और बहुत लंबे थे। सुनैना के माता पिता भी आ चुके थे। उसके पिता ने कहा, देखो अपनी हालत कैसी कर ली है तुमने। जलन की आग में तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। सुनैना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आज़ादी दिला दो मुझको। सब बाबा से पूछते हैं इसे कैसे आज़ादी मिलेगी। बाबा कहते हैं जिसका बिगाड़ा है अब वही ठीक भी कर सकते हैं। अमन समझ जाता है और हीना के घर वालों की तलाश में निकल जाता है, पर
उसे हीना का परिवार नहीं मिलता। बाबा सुनैना को उसी कब्र में गाड़कर अभिमंत्रित कर देते हैं और 15 दिन गुजर जाते हैं। कब्रिस्तान से वैसी ही आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।